अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे DSART फॉल 2023 का एक पेपर। अब इसमें सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट में से ना नोड डिलीट करवाना है और साथ में कंडीशन दी है कि हमें सिर्फ उस नोड की जो है ना जिसको हमने डिलीट करवाना है उसकी सिर्फ एक्सेस दी गई है। अब इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका कोई भी आप नाम रख लो, डिलीट अ गिवन नोड या फिर सिंपली डिलीट नोड, और उसके अंदर हमारे पास एक नोड का ऑब्जेक्ट पास होगा और उस नोड के ऑब्जेक्ट को हमने क्या करवाना है, हमने डिलीट करवाना है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी सिचुएशन हमारे पास आएगी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सपोज करें मेरे पास जो फंक्शन है उसका नाम है डिलीट अ गिवन नोड और उसके अंदर एक नोड जो है ना वो पास हो रहा है। इस नोड को क्या करना है, हमने डिलीट करवाना है। अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, अगर हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है तो हम यहीं से क्या करेंगे, हम कंट्रोल को रिटर्न करवा देंगे। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जिस नोड को हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं क्या वो हेड है। अगर तो वो हेड नोड है और उसको हमने डिलीट करवाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना है हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है और इसमें ये दो नोड है और ये फर्स्ट नोड क्या है, ये हेड है। और जिस नोड को हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं, जिसको डिलीट करवाना चाह रहे हैं, वो भी क्या है, ये फर्स्ट नोड ही है। तो अगर ये हमारा फर्स्ट नोड जो जिसको हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं वो हेड के इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हेड वाले पॉइंटर को सेकंड नोड पे भेज देंगे और फिर इसको हम डिलीट करवा देंगे, क्योंकि हेड वाला पॉइंटर अगर डिलीट हो जाएगा साथ तो फिर हम अपनी लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, हेड को उससे नेक्स्ट नोड पे भेजेंगे। देन उसके बाद हमें जो गिवन नोड है हम उसको डिलीट करवा देंगे ताकि हमारा जो हेड वाला पॉइंटर है वो सेफ रहे। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्या जो हमारा गिवन नोड है वो लास्ट वाला नोड है। अगर वो लास्ट वाला नोड है तो उसके नेक्स्ट पे क्या होगा, नल होगा। अगर ये एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, उसको डिलीट करवा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करें हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर ये तीन नोड है। फर्स्ट वाला हेड है, एक सेकंड नोड है और ये जो लास्ट वाला नोड है ये हमें जो है ना गिवन है। अब इस लास्ट नोड को अगर हमने डिलीट करवाना है तो हम सिंपली इसको डिलीट करेंगे। तो ये जो सेकंड नोड है, जब इसके नेक्स्ट वाला नोड डिलीट होगा तो ऑटोमेटिकली इसके नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो हमने सिंपली सिर्फ ये डिलीट की स्टेटमेंट लिखनी है अगर हमारे पास ये लास्ट वाला नोड होगा तो। फिर एल्स वाले पार्ट में अगर ये हमारा लास्ट वाला भी नहीं है और ये हमारा हेड वाला भी नहीं है तो देन हमने क्या करना है, सपोज करें हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें ये हेड नोड है, ये कोई सेकंड नोड है और ये एक लास्ट नोड है। अब हमारा जो गिवन नोड है ये दरमियान वाला है, ना वो हेड है, ये हेड है हमारे पास, और ना ही जो है ना वो लास्ट वाला नोड है, वो कोई दरमियान में नोड है। अब अगर इसको हमने डिलीट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है ना एक लूप लगा के ये जो गिवन नोड है उससे पीछे वाला नोड जो है वो फाइंड करेंगे। अब सपोज कर लेंगे इससे पीछे अगर दो नोड होते तो ये वाला हेड वाला नोड होना था, हमने एक टेम्प पॉइंटर शुरू करना था हेड से और उसको तब तक मूव करना था जब तक इस टेम्प के जो नेक्स्ट के पे ऊपर जो है ना ये गिवन नोड जो हमारा है ना ये नहीं आ जाता। तो क्योंकि हेड के नेक्स्ट के ऊपर गिवन नोड नहीं है तो हमने उसको एक स्टेप आगे मूव करना था ये सेकंड नोड के ऊपर। जैसे ही टेम्प ने सेकंड नोड के ऊपर आना था तो उसके नेक्स्ट पे क्या आ जाना था, नोड, तो हमने लूप को ब्रेक कर देना था। अब क्योंकि टेम्प हमारा सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है और जो गिवन नोड है हमारा वो थर्ड नोड पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने अगर डिलीट करवाना है तो सेकंड नोड के नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला नोड आ जाएगा। तो टेम्प के नेक्स्ट पे हम क्या सेट करेंगे, जो नोड के नेक्स्ट के ऊपर है। और फिर जब ये लिंक इन दोनों के बीच में बन जाएगा तो इसको हम डिलीट करवा देंगे। तो हमने क्या किया, नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू हेड, हमने हेड के ऊपर एक टेम्परेरी नोड दिया, फिर वाइल का लूप लगाया कि जब तक टेम्प के नेक्स्ट के ऊपर नोड नहीं आ जाता जिसको हमने डिलीट करवाना है तब तक हम टेम्प को एक एक स्टेप आगे मूव करेंगे। जैसे ही हमें जो है ना वो गिवन नोड से एक स्टेप पीछे वाला नोड मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट के ऊपर जो है ना हम नोड से नेक्स्ट के ऊपर जो नोड है उसको हम सेट करवा देंगे। यानी अगर टेम्प हमारा सेकंड नोड पे आ गया है और इस थर्ड को हमने डिलीट करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड नोड के नेक्स्ट के ऊपर इस फोर्थ को सेट कर देंगे और फिर ये जो गिवन नोड होगा इसको डिलीट करवा देंगे। देन हम डिलीट नोड कर देंगे। तो सारी सिचुएशंस इसके अंदर जो आ सकती थी वो हैंडल होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जो है ना इवेल्युएट करना है। अब आपने जो एक्सप्रेशन दिया होगा ना इसको पहले अच्छे से देख लेना कि ये पोस्ट फिक्स में दिया भी हुआ है या नहीं दिया हुआ। समटाइम्स वो कह देते हैं कि इसको जो है ना इसकी पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन करें, लेकिन एक्सप्रेशन जो है ना वो स्टिल इन फिक्स के अंदर होता है, तो पहले आपको उसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको इवेल्युएट करोगे। और एक चीज उसने साथ में वाजे लिखी हुई है, यूजिंग स्टैक। तो अगर आप कोई ट्रिक्स को यूज कर रहे हो ना, अक्सर मैंने देखा है कि लोग कर रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ ना 5 3 प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई, तो वो क्या करते हैं कि पहले इन दो को करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8 8 2 स्टैरिक।
फिर 8 टू स्टैरिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो वो 3 स्टेप के अंदर ये लिख रहे हैं, तो ये यूजिंग स्टैक तो नहीं ना है, तो इसके आपको मार्क्स फिर कोई नहीं मिलेंगे। तो इसको स्टैक से कैसे करना है वो देख लेते हैं। जब इसको हम स्टैक से सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास कॉलम इनपुट का आएगा, एक ऑपरेंड 1, दूसरा ऑपरेंड 2, फिर उसके बाद एक रिजल्ट और फिर एक स्टैक का आ जाएगा। अब हमारे पास जो है ना सबसे पहले, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो हम इसको लेफ्ट साइड से रीड करना शुरू करेंगे, और 5 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट में आ जाएगा। अब जब इवेल्युएशन में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे ऑपरेंड्स है ना, हम ऑपरेंड्स को स्टैक में भेजेंगे। जब हम कन्वर्जन करते हैं एक्सप्रेशन की, तो तब हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो स्टैक में जाते हैं। तो यहाँ पे उल्ट हो रहा है, तो 5 हमारा कहाँ पे चला जाएगा, स्टैक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेंड है। फिर उसके बाद 3 भी आ जाएगा इनपुट में, तो वो भी कहाँ पे चला जाएगा, स्टैक के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब जैसे ही हमारे पास कोई भी ऑपरेटर आएगा ना, तो हम स्टैक में से जो टॉप के ऊपर 2 ऑपरेंड्स पड़े होंगे उन 2 को निकालेंगे। अब जो सबसे टॉप के ऊपर होगा ना वो OP2 में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से ध्यान से करना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि जो भी स्टैक में टॉप पे होगा वो कहाँ पे आएगा, वो OP2 में आएगा, और जो उससे सेकंड टॉप पे होगा ना वो कहाँ पे आएगा, वो OP1 के अंदर आएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं 3 को OP1 रखता और 5 को OP2 रखता, आंसर फिर भी 8 ही आना था। लेकिन माइनस के केस में जो है ना, यहाँ पे डिवाइड के केस में आंसर गड़बड़ हो जाना था हमारा। मसलन हमारे पास क्या होना था कि अगर यहाँ पे हम 5 माइनस 3 करें तो हमारे पास आंसर आता है 2, लेकिन अगर हम 3 माइनस 5 करें तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, और सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ऑपरेटर चूज करने हैं ये ध्यान से करने हैं। और प्री फिक्स इवैल्यूएशन के अंदर उल्ट होता है, उसमें ये होगा कि जो आपका टॉप पे है वो OP1 के अंदर आएगा, और जो उससे नीचे है वो कहाँ पे आएगा आपका, वो OP2 के अंदर आएगा। तो ये ध्यान से करना। इस पे लेक्चर भी अपलोडेड है, वो बेशक आप एक दफा देख लो, ताकि आपको सारे जो इसके कंसेप्ट या डिटेल्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देन उसके बाद हमारे पास इनपुट में आ रहा है 2। अच्छा, यहाँ पे ये जो 5 और 3 को प्लस करने पे 8 आया ना, 8 को फिर हम वापस क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेंड ही है हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 को भी हम कहाँ पे पुश कर देंगे, स्टैक के अंदर। फिर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के आने पे हमारे पास जो स्टैक में टॉप पे होगा वो कहाँ पे जाएगा, OP2 के अंदर, और जो उससे नेक्स्ट पे होगा वो कहाँ पे जाएगा, OP1 के अंदर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा, 16 को स्टैक में भेजेंगे, और फिर अब मजीद कोई भी इनपुट नहीं है, तो स्टैक में जो हमारे पास लास्ट पे वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि हमने जो है ना मैक्स हीप बनानी है, और हर एक स्टेप जो है ना वो करके दिखाना है। अब मैक्स हीप में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले ये 4 है, 4 क्या बन जाएगा, रूट। फिर उसके बाद आ रहा है 1। अब इस 4 के जो है ना 2 चाइल्ड हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। तो हम पहले जो है ना इसका लेफ्ट वाला चाइल्ड जो है ना वो फिल करेंगे, क्योंकि हम हीप ट्री बना रहे हैं। तो पहले हमने 4 को जो है ना वो कहाँ पे, सॉरी 1 को हमने कहाँ पे ऐड किया, 4 के लेफ्ट के ऊपर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3, तो ये 3 कहाँ पे ऐड होगा, ये 4 के राइट पे ऐड होगा। इवन दो ये उससे स्मॉलर है, BST में ये होता है कि ये अगर स्मॉलर होता है तो इसके लेफ्ट सब ट्री में जाना था, लेकिन हमने यहाँ पे जो है ना वो लेफ्ट राइट वाइज जो है ना वो चाइल्ड जो है वो फिल करने होते हैं, तो हम इसको इसके राइट पे ऐड करेंगे। तो जब 3 इसके राइट पे ऐड होगा तो हमारे पास ये ट्री जो है ना बन के आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो है 2। अब 2 हमारा जो है ना, जैसे हमने 4 के लेफ्ट और राइट में पहले लेफ्ट को फिल किया था ना, ऐसे ही 2 जो है वो पहले अब 4 के जो लेफ्ट सब ट्री है हम इसमें फिल करेंगे, और इसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर भी पहले हम इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है ना इसको हम बनाएंगे। तो 2 जो है वो 1 के लेफ्ट पे ऐड होगा, और अब हमारे पास हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास मैक्स हीप की प्रॉपर्टी तो नहीं डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि 2 जो है वो अपने रूट से ग्रेटर हो गया है। लेकिन मैक्स हीप में क्या होता है कि रूट ग्रेटर होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने से 2 जो है वो पेरेंट बन जाएगा और 1 उसका चाइल्ड बन जाएगा, और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी जो है वो भी फुलफिल हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 16। अब जो 16 है हमारा, ये 2 के राइट पे ऐड होगा। तो जैसे ये 2 के राइट पे ऐड होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसका इसके रूट के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब 16 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो दोनों आपस में स्वैप होंगे और 16 क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। फिर उसके बाद इस 16 का हम जो ऊपर रूट है उसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे, तो जब उसके साथ कंपैरिजन होगे तो ये उसके साथ भी स्वैप होगा, और 16 हमारा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 9। अब जो रूट का हमारे पास लेफ्ट सब ट्री था वो हमने फिल कर लिया। तो अब हम हमारे पास जो रूट का राइट सब ट्री है अब हम उसको फिल करेंगे, और राइट सब ट्री की भी पहले हम लेफ्ट वैल्यू जो है ना वो ऐड करेंगे। तो 9 राइट सब ट्री की लेफ्ट साइड पे ऐड होगा। अब इसका भी हम रूट के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो 9 का 3 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 9 ग्रेटर है, तो वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी, और हमारे पास जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास वो है 10। अब 10 जो है वो 9 के राइट पे ऐड होगा। जैसे 10 9 के राइट पे ऐड होगा तो हम इसके रूट के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। 10 ग्रेटर है तो वैल्यू आपस में स्वैप होगी और 9 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो जाएगी। फिर उसके बाद आ रहा है 14। अब 14 को जो है हम वो 1 के लेफ्ट पे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो है ना लेफ्ट टू राइट वैल्यूज को फिल करते हुए जाना है। तो 1 के जैसे इसको लेफ्ट पे ऐड करेंगे तो इसका रूट के साथ कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू ग्रेटर है तो एक स्टेप ऊपर चली जाएगी। फिर उसके बाद ऊपर वाले पेरेंट्स से हम कंपैरिजन करेंगे तो उससे भी ग्रेटर है तो एक स्टेप और ऊपर चली जाएगी और अपनी असल जगह पे चली जाएगी और हमारे पास जो है वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी जो है अगेन फुलफिल हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमने जो ऐड करनी है वो है 8। अब 8 जो है वो 4 के राइट पे ऐड होगा, क्योंकि हमने वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट ऐड करते जाना होता है। तो पहले ये इस यहाँ पे हमने वैल्यू ऐड की थी, अब हम उससे नेक्स्ट जो है वैल्यू जो है जो स्पॉट खाली है हम वहां पे वैल्यू को ऐड करेंगे। अब इसका भी इसके रूट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 8 ग्रेटर है वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 7। 7 जो है वो 2 के लेफ्ट पे ऐड होगा, इसका इसके रूट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये 2 से ग्रेटर है तो 2 के साथ इसकी जो प्लेस है वो स्वैप हो जाएगी और हमारे पास जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो जाएगी। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने हमसे पूछा था कि जो कोलिजन रेजोल्यूशन की टेक्निक्स होती है ना उनको डिस्क्राइब करें। तो हमारे पास प्राइमरली जो है ना वो दो टेक्निक्स होती हैं, उसके अलावा भी एक टेक्निक है कोलेस्ड चेनिंग, वो इन दोनों से वैसे मिलकर ही बनी होती है, लेकिन प्राइमरली हमारे पास ये दो ही टेक्निक्स होती हैं, एक ओपन एड्रेसिंग की और दूसरी सेपरेट चेनिंग की। अब ओपन एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास कोलाइडेड वैल्यूज होंगी ना, मसलन हमने सपोज करें ना कि 9 जो है वो ऑलरेडी अपने इंडेक्स के ऊपर स्टोर्ड है, तो किसी और वैल्यू का भी जो है ना हमारे पास इंडेक्स वो आ जाता है जहां पे 9 स्टोर है, तो हमारे पास क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो हम कोलिजन के केस में क्या करेंगे, या तो हम लीनियर प्रॉबिंग करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग करेंगे या फिर हम डबल हैशिंग करेंगे। लीनियर प्रॉबिंग के केस में क्या होता है कि जो इंडेक्स हमारा निकल गया उससे अगले इंडेक्स के ऊपर भेज देते हैं। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होता है कि हम साथ में स्केयर लेके उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे भेजते हैं। तो ये वर्किंग इसमें कैसे होती है, ये हैशिंग वाला लेक्चर अगर आप लोगे तो आपको लीनियर प्रॉबिंग क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग की अच्छे से समझ आ जाएगी। और डबल हैशिंग में ये होता है कि हमने एक सेकंड हैशिंग फंक्शन भी रखा होता है, बुलियन की सूरत में हम उसके साथ जो है ना एक दफा दोबारा हैशिंग करते हैं और हमारे पास कोई नया इंडेक्स निकल के आ जाता है। लेकिन इन तीनों सूरतों की केस में हमारे पास जो हैश टेबल है ना वो उसका साइज जो है ना वो सेम ही रहेगा, यानी जो वैल्यू है हमारी वो हैश टेबल में ही कहीं पे जो है ना वो एडजस्ट होगी। अगर जीरो इंडेक्स था और जीरो इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई वैल्यू स्टोर है तो हम क्या करेंगे, उसको या फिर 1 इंडेक्स पे भेज देंगे वैल्यू को, या फिर हम उसको 2 इंडेक्स पे भेज देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो रही होती है, प्रॉबिंग हो रही होती है। अब प्रॉबिंग के केस में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम आती है। और क्लस्टरिंग की जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास प्राइमरी होगी लीनियर प्रॉबिंग के केस में और सेकेंडरी होगी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के केस के अंदर। और इससे हमारे पास क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है ना कि हमारे पास एक वैल्यू उसने 0 इंडेक्स पे स्टोर होना है लेकिन वो आगे जाके कहीं 10 इंडेक्स पे स्टोर होगी है, और अब जिस वैल्यू का जो है ना वो इंडेक्स 10 आना था उसके लिए भी कोलिजन हो जाएगी, तो वो आगे कहीं और पे जाके स्टोर होगी। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक चीज इसके अंदर बहुत अच्छी होती है और वो है मेमोरी एफिशिएंट, यानी जो ओवरऑल साइज है हमारे हैश टेबल का वो एक फिक्स्ड साइज होता है, तो हमारी मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी रहती है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है सेपरेट चेनिंग का। अब सेपरेट चेनिंग में क्या होगा कि हमारे पास जो कोलाइडेड वैल्यूज होती है ना, अगर दो वैल्यूज के लिए सेम इंडेक्स आ गया तो हम बजाय उसको आगे कहीं और दूसरी वैल्यू को स्टोर करने के हम जीरो इंडेक्स के ऊपर ही जो है ना, अगर दोनों वैल्यूज के लिए जीरो इंडेक्स आया ना तो हम जीरो इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और दोनों वैल्यूज को लिंक लिस्ट के अंदर जो है ना वो रख देंगे। अब हमें पता है कि जो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू वो सारी की सारी कहाँ पे पड़ी हुई है, जीरो इंडेक्स के अंदर ही पड़ी हुई है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है ना वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो क्लस्टरिंग का ओवरहेड है ना जिससे हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो पुअर हो जाती है, वो हमारे पास जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे रिजल्ट किस में होगा, हाई परफॉर्मेंस में होगा हमारे पास। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया कि जो डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम है और जो फ्लोइड वार्शल का एल्गोरिदम है दोनों शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिदम, दोनों के ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है। अब जो डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम है ना ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी हम इसमें किसी एक नोड से बाकी जो रिमेनिंग नोड्स है ना उनकी तरफ शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना फाइंड करते हैं। लेकिन जो फ्लोइड वार्शल है ना ये ऑल पेयर्स है। ऑल पेयर से मुराद ये है कि हम हर नोड से हर नोड की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना वो निकालेंगे, यानी ए से जितने भी बाकी नोड्स हैं उनकी तरफ शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, फिर बी से जितने भी बाकी नोड्स हैं उनकी तरफ शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, तो हम हर नोड से हर नोड की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो निकालेंगे। तो
हमारे पास जो फ्लोइड वार्शल है वो क्या है, वो सिंगल सोर्स है, और दूसरा क्या है, ये ऑल पेयर्स है। इसमें क्या होगा कि हम किसी एक नोड से बाकी सब की तरफ पाथ निकालेंगे, इसमें ये होगा कि हम हर एक नोड से दूसरे नोड की तरफ पाथ निकालेंगे। इसमें जो दो मेन चीजें याद रखने वाली है ना, वो ये है कि जो डाइजेक्स्ट्रा का सिंगल सोर्स है और ये वाला क्या है, ये ऑल पेयर्स है। और जो दूसरी चीज इसके अंदर याद रखने वाली है कि जो डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव एजेस या फिर जीरो, जो हमारी एज है ना जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नहीं तो इसलिए हम क्या बोल लेंगे, नॉन नेगेटिव एजेस जो है ना उनके साथ सिर्फ काम करता है, नेगेटिव एजेस के साथ ये काम नहीं करता डाइजेक्स्ट्रा का। लेकिन जो फ्लोइड वार्शल का एल्गोरिथम है ना, ये नेगेटिव वेट वाली जो एजेस है उनके साथ काम कर सकता है, लेकिन नेगेटिव वेट साइकिल के साथ काम नहीं कर सकता। अब ये नेगेटिव वेट साइकिल क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ वाली वीडियोस के अंदर मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, तो अगर आपने इसकी आपको समझनी है कि नेगेटिव वेट साइकिल क्या होता है, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास ना फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि हमें मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का जो है ना एल्गोरिथम दिया गया है, और हमने इसको यूज करके जो है ना एक सॉर्ट जो है ना वो करना है किसी भी अरे को। अब वो नीचे वो बोल रहा है कि जो गिवन अरे है उसके अंदर जो है ना वो 10 एलिमेंट्स हैं, और वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर दिए हुए हैं। तो अगर सपोज कर लें कि वो 10 से लेकर दिए हुए हैं 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 एंड 1। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि बबल सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है, अब 10 का जो है ना इसके नेबरिंग के साथ कंपैरिजन होगा, तो ये दोनों आपस में स्वैप होंगे। फिर इसका इसके साथ 10 का जो है वो 8 के साथ कंपैरिजन होगा, उसके साथ भी स्वैप होगा। फिर 7 के साथ भी स्वैप होगा, 6 के साथ भी, फिर 5 के साथ भी वो स्वैप होगा, 3 के साथ भी स्वैप होगा, 2 के साथ भी, फिर 1 के साथ भी, और फिर यूं करके जो है ना वो 10 सबसे लास्ट पे चला जाएगा। फिर इसी तरह जो है ना नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर 9 के लिए होगा, तो 9 जो है वो 8 के साथ कंपेयर करेगा, स्वैप होगा, फिर 7 के साथ कंपेयर करेगा, स्वैप होगा, फिर उसके बाद 6 के साथ स्वैप होगा, फिर 5 के साथ, फिर 2 के साथ, सॉरी 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ। तो आप देख रहे हो कि अगर हमारे पास अरे जो है वो रिवर्स मैनर में दी जाए, तो कोई भी जो एक वैल्यू है उसके जो है ना उसके पीछे जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू है उन सब के साथ उसके जो है ना वो स्वैप्स होंगे। तो यानी 10 का जो है पीछे जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज है उन सब के साथ उसके स्वैप्स होंगे। 9 का उससे पीछे रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज है उन सब के साथ स्वैप होगा। और हमारे पास इसमें पासिस कितने होते हैं, n-1 पासिस होंगे। और क्योंकि हर दफा एक स्वैप जो है ना वो कम हो रहा है, यानी 10 के केस में जो है हमारे पास कितने हो रहे हैं, 9 स्वैप्स हो रहे हैं, और 9 के केस में हमारे पास कितने स्वैप्स हो रहे हैं, 8 स्वैप्स हो रहे हैं। तो हर दफा हमारे पास जो नंबर ऑफ स्वैप्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो ऑन एवरेज हमारे पास जो है ना n/2 स्वैप्स होंगे। तो हम n-1 passes मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्वैप्स। तो हमारे पास साइज कितना है अरे का, n कितना है हमारे पास 10, तो 10-1 हमारे पास कितना आ जाएगा 9, और 10/2 हमारे पास कितना आ जाएगा 5, तो 9 इंटू 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 45। तो वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास इसमें 45 स्वैप्स होंगे। इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन जो है ना बबल सॉर्ट का, वो एक और पेपर के अंदर भी आया है, उसमें उसने हमें थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दिया, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अब जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें उसने हमें जो है ना एडजेसेंसी लिस्ट दी हुई है। अब इस एडजेसेंसी लिस्ट से हमने सबसे पहले क्या बनाना है, हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद वो बोल रहा है कि आपने BFS करना है 0 नोड से, और फिर ये भी देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ है नोड 4 की तरफ। अब हो सकता है आप शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ के ना आपको लगे कि आपने डाइजेक्स्ट्रा का या फिर फ्लोइड वार्शल का जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि ये हमारे पास एक अनवेटेड ग्राफ है। अनवेटेड ग्राफ में जो BFS है ना उसी को ही हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर वो बोल रहा है कि आपने नोड 2 से स्टार्ट लेके जो है ना हमने DFS करके देना है। अब फिर उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें वो बोल रहा है कि आपने साइकिल डिटेक्शन करनी है। अब अगर आपको DFS आता है तो आप साइकिल डिटेक्शन भी कर लोगे, क्योंकि साइकिल डिटेक्शन के लिए भी DFS ही यूज होगा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि आपने 0 से लेकर नोड 3 तक देखना है कि कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम DFS को यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने बताना है कि ग्राफ के अंदर कनेक्टिविटी है या नहीं है। बेसिकली ग्राफ के अंदर कनेक्टिविटी बताने का ये मतलब होता है कि हम एक नोड से बाकी जितने भी नोड्स हैं उन सब नोड्स को हम रीच कर सकते हैं। तो अगर ये सिचुएशन हमारे पास बन सकती है तो ग्राफ क्या है, ओवरऑल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। यानी अगर हमारे पास जो है ना वो 4 नोड है ना ग्राफ के अंदर A B C, तो हम A से B पे भी जा सकते हैं, C पे भी जा सकते हैं, और D पे भी जा सकते हैं। इसी तरह हम B से भी जो है ना जो बाकी के 3 है उन पे जा सकते हैं। तो हम हर नोड से जो बाकी रिमेनिंग नोड्स हैं उनको अगर विजिट कर सकते हैं, तो ग्राफ क्या है हमारा, एक कनेक्टेड ग्राफ होगा। अब ये सारे काम करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले इस एडजेसेंसी लिस्ट से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो 0 नोड से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 2, तो 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 2। फिर उसके बाद 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0, 2 और 3, तो 1 से कनेक्टेड है 0, 2 और 3।
फिर उसके बाद 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 1 और 4, 0 1 और 4 किससे कनेक्टेड है, 2 से। फिर 3 से कौन कनेक्टेड है, 1 और 4। फिर उसके बाद 4 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 और 3। तो 2 और 3 किससे कनेक्टेड है, 4 से। तो हमने ग्राफ बना लिया। अब सबसे पहले हमने करना है BFS। तो BFS में उसने स्टार्ट हमें कहां से लेने के लिए बोला था, 0 से। तो Q में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब Q में 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद हम जो है ना इस 0 को क्या कर देंगे, हम आउटपुट में भेज देंगे। और जब 0 को हम आउटपुट में भेजेंगे तो 0 से कनेक्टेड जितने भी नेबरिंग नोड्स होंगे वो सारे हम क्या कर देंगे, हम एनक्यू कर देंगे। तो 0 से सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2 ही नोड कनेक्टेड थे। अगर आप यहाँ पे ये एडजेसेंसी लिस्ट में भी देखो तो 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 2 कनेक्टेड है। तो 0 से कौन कौन, अगर आप ग्राफ में भी देखो तो 1 और 2 कनेक्टेड है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ग्राफ के अंदर, सॉरी क्यू के अंदर भेज देंगे। तो 0 से हमने शुरू किया और फिर ये दोनों हमने 1 और 2 को ऐड किया, तो ये दोनों किस लेवल पे आ जाएंगे, 1 1 लेवल पे आ जाएंगे। जिस नोड से हम स्टार्ट लेते हैं वो कौन सा होता है, वो लेवल 0 होगा। तो जब 1 और 2 जो है वो हमारे जो है ना वो क्यू में आ जाएंगे, तो टॉप पे क्या है हमारे पास 1। हम इस 1 को क्या करेंगे, आउटपुट में भेजेंगे। और 1 से आगे जितने भी कनेक्टेड नोड्स है ना, हम उनको क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर भेज देंगे। अब 0 जो है वो ऑलरेडी हमने क्या कर लिया हुआ, विजिट कर लिया हुआ है। 2 ऑलरेडी क्या है, क्यू के अंदर है। तो रिमेनिंग नोड सिर्फ जो है वो 3 जो है वो क्यू के अंदर जाएगा। तो इसको हम जो है ना वो लेवल 2 पे जो है ना हम इसको कर देंगे कि ये कौन सा लेवल है हमारा, ये लेवल 2 है। क्योंकि लेवल 1 के नोड से ये आगे जो है ना वो पुश एनक्यू है, तो इसको हम कौन सा लेवल दे देंगे, ये लेवल 2 है। तो हमारे पास जो है ना 3 जो है वो भी क्या आ जाएगा, क्यू के अंदर आ जाएगा। अब टॉप पे क्या है, 2। तो हम 2 से क्या करेंगे, 2 को आउटपुट में भेजेंगे। और फिर 2 से जो कनेक्टेड नोड्स हैं वो कौन सा, सिर्फ 4 रिमेनिंग है। क्योंकि 2 से 0 और 1 जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं। तो सिर्फ 4 रिमेनिंग है, तो हम इसको भी एनक्यू करेंगे। और क्योंकि ये लेवल 1 वाले नोड से जो है वो एनक्यू है, तो इसको हम कौन सा लेवल दे देंगे, ये लेवल 2 है। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा, क्यू के अंदर आ जाएगा। फिर जो 3 है हमारा, ये टॉप पे होगा। इसको हम आउटपुट में भेज देंगे। और 3 से कुछ भी एनक्यू नहीं होगा, क्योंकि इससे आगे कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं वो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। और फिर 4 हमारा टॉप पे होगा क्यू के अंदर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आउटपुट में भेज देंगे। अब हमारा जो ट्री बन के आएगा ना इसका, अब इसका अगर आप ट्री बनाओ तो सबसे पहले हमने 0 को एनक्यू किया था। तो 0 कौन से लेवल पे है, लेवल 0 के ऊपर। फिर हमने 0 से एनक्यू किया था 1 और 2 को, तो ये दोनों किस लेवल के ऊपर है, ये लेवल 2 के ऊपर है। फिर उसके बाद हमने 1 से 3 को एनक्यू किया था, ये लेवल 2 पे। फिर हमने 2 से जो है वो 4 को एनक्यू किया था, तो ये भी कौन से है, लेवल 2 पे है। तो अगर आप देखो तो ट्री में हमारे जो लेवल्स हैं वो भी ठीक से रिप्रेजेंट हो रहे हैं जैसे हमने उनको एनक्यू किया था। आई होप सो आपको BFS की जो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद है हमारे पास इसका शॉर्टेस्ट पाथ। अब जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमने वो निकालना था 0 से 4 तक। तो इस ट्री से अगर आप देखो तो 0 से 4 तक जाने के लिए हम ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो यूज करेंगे, यानी 0 से 2 देन 2 से 4 हम जाएंगे। तो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना वो निकल के आ जाएगा। अब उसी ग्राफ के ऊपर हमने क्या परफॉर्म करना है, DFS परफॉर्म करवाना है। और उसमें उसमें हमने बोला था कि आपने स्टार्ट लेना है, नोड 2 से स्टार्ट लेना है। तो 2 सबसे पहले आ जाएगा स्टैक में। अब इस 2 से आगे कनेक्टेड जितने भी नोड्स है ना, उनमें से हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो है ना जो सबसे पहले वैल्यू आती है हम उसको जो है ना वो स्टैक में पुश कर लेंगे। और 2 से स्टार्ट लिया तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम 0 को पुश करेंगे तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 0 से आगे हम 1 को पुश करेंगे तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 1 से आगे जो है हम 3 को पुश करेंगे तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 से आगे हम 4 को पुश करेंगे तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जब 4 से आगे कोई भी नोड जो है ना मजीद पुश करने के लिए हमारे पास नहीं है। और स्टैक के अंदर हमारे पास अगर आप देखो तो ये सारे के सारे नोड्स जो है वो क्या आ चुके हैं, हमारे सारे के सारे ग्राफ के नोड जो है वो कहां पे आ चुके हैं, हमारे पास स्टैक के अंदर आ चुके हैं। अब 4 से आगे कोई भी नोड नहीं है तो हम 4 को जो है वो स्टैक में से निकाल के कहां पे भेज देंगे, आउटपुट के अंदर भेज देंगे। और फिर इसका जो फिनिश टाइम है वो 5 के बाद आया, तो हम इसको 4 को हम फिनिश टाइम क्या दे देंगे, 6 का दे देंगे। और 4 से हम बैक ट्रैक करके कहां पे चले जाएंगे, 3 पे चले जाएंगे। फिर 3 से भी आगे कोई भी कनेक्टेड नोड नहीं है तो इसको भी हम बैक ट्रैक करेंगे और इसको फिनिश टाइम हम 7 देंगे। और इससे बैक ट्रैक करके हम 1 पे चले जाएंगे। 1 से भी आगे कोई मजीद नोड कनेक्टेड नहीं है जिसको हमने अभी विजिट करना हो, तो इसको भी हम इसका फिनिश टाइम देंगे 8। और फिर उसके बाद यहाँ से भी हम बैक ट्रैक करके कहाँ पे चले जाएंगे, 0 पे चले जाएंगे। 0 को उसका फिनिश टाइम देंगे और उससे बैक ट्रैक करके हम 2 पे जाएंगे। और फिर 2 को सबसे लास्ट पे उसका फिनिश टाइम देंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 1 बाय 1 स्टैक से सारी वैल्यूज जो है बाहर निकल के हमारे पास ये इसकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। अब जो इसका ट्री बनेगा ना, तो ये जिस सीक्वेंस के अंदर हमने इसको विजिट किया ना, वो हमारा इसका बनेगा ट्री। सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट लिया था, फिर उसके बाद हम 1 पे गए, फिर उसके बाद हम उसके बाद हम 0 पे गए, 0 से हम 1 पे गए, 1 के बाद फिर हम कहाँ पे गए,
3 के ऊपर गए, फिर उसके बाद हम कहाँ पे गए, हम 4 के ऊपर गए। तो हमारे पास ये इसके लेवल्स भी बन जाएंगे, और ये इसका जो इसके लेवल्स हैं वही इसका क्या है, इनका स्टार्ट टाइम भी है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्री बन जाएगा। अब इस ग्राफ के अंदर हमने ये जो स्टार्ट और फिनिश टाइम निकाले हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जब हमने फाइंड करना है ना, ग्राफ की कनेक्टिविटी हमने फाइंड करनी है, तो तब ये आपके काम आएगी। फिर वो इसी क्वेश्चन के अंदर है वो पार्ट भी, तो वो भी देख लेंगे। फिर उसके बाद हमने करनी थी साइकिल डिटेक्शन, कि क्या हमारे ग्राफ के अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो हमने वो बताना है। तो उसके लिए भी हमने क्या यूज करना है, हमने डीएफएस यानी स्टैक को यूज करना है। तो स्टैक में सपोज करें हमने 0 से स्टार्ट लिया, अगर दोबारा से हमारा 0 जो है ना, वो एजेस को विजिट करते हुए दोबारा से स्टैक में आ जाएगा ना, तो इट मींस कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साइकिल जो है ना वो बन रहा है। तो सपोज करें सबसे पहले मैंने 0 को स्टैक में पुश किया, फिर उसके बाद मैंने 1 को स्टैक में पुश किया, फिर उसके बाद मैंने 1 से 2 को स्टैक में पुश किया, फिर उसके बाद मैं 2 से अगर अगेन 0 को पुश कर देता हूँ, तो मेरे पास स्टैक में क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जाने की ममानत तो है नहीं कि हमारे पास जो है ना वो 0 से डायरेक्टेड एज आ रही हो 2 की तरफ, और उसको हम जो है ना वो वापस विजिट नहीं कर सकते। हम 2 से वापस 0 पे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो सिंपल एज होती है, ये क्या होती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है। तो इसको हम, इस एज को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल एरो के साथ, यानी हम 0 से 2 पे भी जा सकते हैं और 2 से वापस 0 पे भी जा सकते हैं। तो जब हमारे पास 0 जो है वो 2 दफा स्टैक में आएगा, तो इट मींस कि हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, एक साइकिल एग्जिस्ट करता है इस ग्राफ के अंदर। और वो साइकिल क्या है हमारे पास, फिर वो हम जो है ना वो दिखा देंगे, ड्रा करके दे देंगे कि हम 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, और 2 से वापस हम 0 पे जा सकते हैं। तो ये साइकिल एग्जिस्ट करता है। इवन ये जो हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम किसी भी नोड से स्टार्ट लें तो हम वापस उसी नोड पे आ सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना इसके अंदर सारे नोड से ही जो है ना एक साइकिल बन रहा है, लेकिन हमने सिर्फ एक जो है ना उसको ड्रा करके देना है। फिर उसके बाद हमने पाथ एग्जिस्टेंस बतानी है कि हमारा 0 से 3 तक पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसमें भी हम स्टैक को यूज करेंगे, हम 0 से स्टार्ट लेंगे, और अगर 0 से स्टार्ट लेने के बाद हमारे पास जो है ना वो स्टैक के अंदर कहीं पे 3 आ जाएगा ना, तो हमारे पास इट मींस के क्या एग्जिस्ट करता है, एक पाथ 0 to 3 एग्जिस्ट करता है। अब इसमें हमारे पास 0 सबसे पहले स्टैक में पुश होगा, फिर उसके बाद हम 1 को पुश करेंगे, फिर 1 के बाद हम 3 को पुश कर देंगे। तो हमारे पास स्टैक के अंदर 0 भी आ गया और 3 भी आ गया, जिन दो नोड्स के बीच में हम जो है ना पाथ ढूंढना चाह रहे थे। एक और सेपरेट अप्रोच ये है कि हम सबसे पहले 0 पे जाते, 0 से 2 पे जाते, 2 से 4 पे, और 4 से हम 3 पे जाते, तो ये भी एक पाथ बनता है, तो वो भी आप कर सकते थे। तो कोई भी एक जो है ना सीक्वेंस जिसमें हमारे पास 0 और 3 आ जाए दोनों, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, हमारे पास वैलिड होगी, क्योंकि हम 0 से 1 के थ्रू भी जा सकते हैं 3 के ऊपर, और बाकी भी किसी नोड के सीक्वेंस के थ्रू भी हम जो है ना वो 3 के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टेड एजेस नहीं है, बाई डायरेक्शनल एजेस है। बाई डायरेक्शनल एजेस के केस में हमारे पास कोई भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है 0 से 3 के ऊपर जाने के लिए, तो हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करता है और हम वो ड्रा करके भी दे देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था इसका, उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने बोला था कि हमने ये बताना है कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है या नहीं है। अब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर ना हम 2 दफा डीएफएस करते हैं। सबसे पहले हम एक दफा डीएफएस करते हैं ग्राफ का, और उसमें हम क्या करते हैं कि स्टार्ट और फिनिश टाइम जो है ना वो उसके कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए सिर्फ हमें फिनिश टाइम चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद हम जो है ना ट्रांसपोज ग्राफ जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। अब ट्रांसपोज ग्राफ में हमारे पास क्या होता है कि हम एजेस की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं था, तो इसमें एजेस की डायरेक्शन को रिवर्स करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, ग्राफ स्टिल जो है वो सेम ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास वो जो ट्रांसपोज ग्राफ है, ट्रांसपोज ग्राफ के ऊपर हम जो है ना दोबारा से जो है ना डीएफएस परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, जो हमारे पास सबसे लास्ट पे नोड फिनिश हुआ था ना, हम वहां से स्टार्ट लेते हैं। तो हमने डीएफएस जो है ना ऊपर ऑलरेडी किया हुआ था, तो वहां से हमने जो डीएफएस ऑलरेडी किया हुआ था, वहां से हमें ये पता चला कि हमारा जो सबसे लास्ट पे नोड फिनिश हुआ वो कौन सा है, ये 2 वाला नोड है। डीएफएस हमारे पास ये निकल के आया था। फिनिश ऑर्डर ये था कि सबसे पहले जो है ना सबसे लास्ट पे हमारे पास कौन सा नोड फिनिश हुआ था, 2 वाला नोड जो है वो सबसे लास्ट पे फिनिश हुआ था। तो हमने अब स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमने 2 से लेना है, और हमने 2 से स्टार्ट लेके कौन से ग्राफ का डीएफएस निकालना है, जो कि ट्रांसपोज ग्राफ होगा। अब अगर इस ग्राफ का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो एजेस की डायरेक्शन रिवर्स करने से ये स्टिल सेम ऐसे ही रहेगा। और अगर हम जो है ना 2 से स्टार्ट करके इसका डीएफएस निकालते हैं, तो अगर आपको ऊपर याद हो, तो जब हमने 2 से स्टार्ट करके इसका डीएफएस निकाल रहे थे, तो एक टाइम के अंदर ये जो जितने भी नोड्स हैं 0, 1, 3 एंड 4, ये सारे के सारे नोड्स जो हैं ये क्या आ रहे थे, ये स्टैक के अंदर आ रहे थे। तो हमने सबसे फर्स्ट हमने बैक ट्रैक कहाँ से किया था, हमने 4 से किया था, और जब हमने 4 से बैक ट्रैक किया था, सारे के सारे नोड क्या थे, स्टैक के अंदर आ चुके थे। तो इट मींस के ग्राफ के जितने भी नोड्स हैं ना वो सारे के सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर जब हम ट्रांसपोज ग्राफ से डीएफएस निकालते हैं ना,
तो DFS निकालते हुए अगर हम 2 से स्टार्ट लें और 3 से हमें फिर बैक ट्रैक करना पड़ जाता 4 पर जाने से पहले, तो इट मीन्स के 0 2 0 1 और 3 जो है ये तो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन 4 जो है वो इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। 4 का जो है ना सेपरेटली जो है ना इसने बन जाना था। अब स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट के ऊपर जो है ना एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, उसमें एक डायरेक्टेड ग्राफ लेके, जिसमें हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल में जिसमें हमने चेक करना होता है बेसिकली, मेन चीज जो हमने चेक करनी होती है ना, वो हमने डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर ही चेक करना होता है कि कौन से कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है और कौन से कनेक्टेड नहीं है। तो अनडायरेक्टेड में इसका इतना कोई खास काम नहीं है, स्टिल उसने क्वेश्चन दिया तो हमने सॉल्व करके देना है। तो आप वो वाली वीडियो देख लो, उससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारे पास सबसे लास्ट पे क्वेश्चन था, उसमें हमने ये बताना था कि कौन से एल्गोरिदम सॉर्टिंग के इन प्लेस है और कौन से जो है ना वो आउट प्लेस है। तो वो देख लेते हैं उसको। अब हमारे पास जो सबसे पहले उसने एल्गोरिदम दिया वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का अगर एल्गोरिदम आपको याद हो, तो इसमें हम कोई भी एक सेपरेट न्यू अरे क्रिएट नहीं करते कि हम जो है ना अरे के जो कंटेंट सॉर्ट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल अरे के अंदर सॉर्ट ना करें, बल्कि एक न्यू अरे बना के उसके अंदर उसके एलिमेंट सॉर्ट करके रिटर्न करवाएं। तो क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करते, हमें जो एक्चुअल अरे प्रॉब्लम पास की जाती है उसी के अंदर ही वैल्यूज को सॉर्ट करके देते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, ये इन प्लेस है। फिर उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट है, उसमें भी सेम केस है, हम कोई एक्स्ट्रा अरे नहीं लेते। हीप सॉर्ट भी सेम केस है, उसमें भी हम जो हमें अरे गिवन दी जाती है उसी में ही करते हैं। फिर उसके बाद है बकेट सॉर्ट। अब बकेट सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हमें जो अरे दी जाती है उसमें हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, सपोज कर ले 8 लार्जेस्ट वैल्यू, तो हम एक 8 साइज की अरे बनाएंगे, उसके इंडेक्सेस आ जाएंगे 8 + 1 यानी 9 साइज की एक अरे बनाएंगे, तो उसके इंडेक्सेस आ जाएंगे 0 to 8। फिर इस अरे के अंदर 0 जितनी दफा दिया हुआ है हम वो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, फिर इसी तरह बाकी सब भी काउंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम एक नई अरे बना के उसको जो है ना वो दे देंगे, जिसमें हमारे पास वो सॉर्टेड वैल्यूज होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये आउट प्लेस है। फिर उसके बाद है हमारे पास सिक्वेंशियल क्विक सॉर्ट। अब जो हमारे पास नॉर्मल क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम है ना, वही सिक्वेंशियल होता है, क्योंकि हमारे पास वो एक सिंगल थ्रेड के ऊपर रन कर रहा होगा। लेकिन अगर यही क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है, हम वो पैरेलल के अंदर जो है ना मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर रन करवा दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैरेलल क्विक सॉर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि सिक्वेंशियल क्विक सॉर्ट, इसके अंदर भी हम उसी अरे के अंदर ही वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, ये इन प्लेस है। और जो पैरेलल क्विक सॉर्ट है वो भी क्या होगा, वो भी इन प्लेस ही होगा, सिर्फ चेंज क्या आ रहा है हमारे पास कि वो थ्रेड्स के ऊपर रन हो रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है ना जो मर्ज सॉर्ट है, अब मर्ज सॉर्ट के अंदर भी हम क्या करते हैं कि हम एक नई अरे क्रिएट करते हैं हर दफा, जो जब हम जो है ना वो वैल्यूज को सॉर्ट करना चाह रहे होते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूटिलाइज करते हैं, तो ये क्या होगी, आउट प्लेस होगी। और पैरेलल में भी क्या होगा कि ये आउट प्लेस ही होगी, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा रैम है या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी है वो हम यूटिलाइज करते हैं, और प्रॉब्लम के साथ वो ग्रो भी करती है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।